पढ़ने वाले लोग हैं उनको अपने व्यक्तित्व को प्रदर्शित करने का मौका मिले। अच्छी से बनाइए। तो सबसे अच्छा होता है कि ये बच्चे कभी शायद ना बोल पाएं, मंच इनको ना मिल पाए। हम लोगों की जिम्मेदारी होती है कि ऐसे स्टूडेंट्स जो मेहनत करते हैं उनको प्लेटफॉर्म्स हम लोग दें और उनके अंदर जो झिझक है, जो हेजिटेशन है, ये बाहर निकले। इसी के चलते आपको जीवन में सफलता भी मिलती है। आपने देखा होगा कई सारे लोग इंटरव्यू के नाम से डर जाते हैं, अरे पता नहीं खा जाएंगे, ऐसे डर लगता है ना। लेकिन अगर हमें प्रैक्टिस हो जाए पहले से ही बोलने की तो बड़े आसानी से हम परफॉर्म कर पाते हैं, अपनी बात रख पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं शिक्षा की कहानी। सत्संग प्रवचन कितने लोगों ने सुने हैं? जागरण जगराते भागवत कितने लोगों ने सुनी है? सबने? सबने। हम एक नई चीज सुनाएंगे आपको। हमारे पास यहाँ जो लोग बैठे हैं उनमें दो तरह के लोग हैं। एक तो ये बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं। दूसरे इस गांव के वरिष्ठ लोग बैठे हैं और कुछ हमारी जो मातृशक्ति हैं, हमारे समाज की जो माताएं हैं वो उधर बैठी हैं चुप करके रोड के उस पार। उनने कहूँ ऐसा नहीं, हम तो कुछ पूछ लें। कोई बात नहीं, आवाज तो आपके पास आ ही रही होगी। बहरहाल तो बच्चों के लिए हम शुरू करते हैं कि आपके लिए क्या जरूरी है, क्योंकि कार्यक्रम आपके लिए है। और जैसा आपने देखा लाइब्रेरी आपके गांव में खोली गई है, कृष्णा जी ने निःशुल्क कोचिंग, और उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं ताकि आपको समय समय पर गाइडेंस मिले और किताबों की हर चीज की जानकारियां आपको मिले। पढ़ने वाले बच्चों के लिए सबसे जरूरी है जीवन में कि उन्हें बनना क्या है, इस सवाल का जवाब ढूंढना। अगर कोई खेती करता है, कोई मजदूरी करता है, उनका बच्चा भी कभी ये नहीं सोचता कि मैं बड़े होकर के मजदूर बनूंगा। कभी सोचता है? नहीं सोचता। वो भी सोचता है कि कुछ और बनूंगा, मतलब मजदूरी नहीं करूंगा, ऐसे काम नहीं करूंगा। हो सकता है टीचर बनूंगा, पुलिस में जाऊंगा, डॉक्टर बनूंगा, IAS बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा। बच्चों के सपने ये होते हैं। लेकिन हमारे पास गाइडेंस के प्लेटफॉर्म्स नहीं है, बताने वाला कोई नहीं होता है। तो आपने देखा होगा अधिकांश बच्चे अपने सपने पूरे नहीं कर पाते। तो मैं आपको गुरु मंत्र देने आया हूं, आज इसको सीख लेना। सबसे पहले आपको ये तय करना है कि हमें बनना क्या है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। 7वीं 8वीं 9वीं क्लास में आते आते सोचना शुरू कर देना। जरूरी नहीं है कि हमारी तरह सोचो कमिश्नर बनेंगे, इंजीनियर बन सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो, पेंटर बन सकते हो, खिलाड़ी बन सकते हो, सिंगर बन सकते हो, लेकिन जो आपको ठीक लगे पर उसके बारे में आप सोचिए। अब ऐसा नहीं है, कई बार क्या होता है कि मैं तो सचिन तेंदुलकर बनूंगा। हमारे गांव में क्रिकेट का ना तो स्टेडियम है, ना हमारे पास बैट बॉल है, तो सोचने भर से काम नहीं चल सकता, क्योंकि उसके रिसोर्सेज हमारे पास नहीं है। तो हमें अपने सपने इस तरीके से भी देखने हैं जिनको हम आसानी से पूरे भी कर पाए, एक चीज। दूसरी बात, हमारा इंटरेस्ट हो, हमारा उस चीज में इंटरेस्ट होना चाहिए। जैसे एक मूवी आई थी जिसमें एक सॉन्ग था, मैथ में डब्बा गुल, सुना होगा आप लोगों ने, मुझे पिक्चर का नाम याद नहीं है। एक बच्ची रहती है छोटी सी, उसको मैथमेटिक्स नहीं आता है और उसकी माँ जबरदस्ती कहती है कि गणित पढ़। तो उसमें गाना था कि मैथ में डब्बा गुल। बहुत सारे लोगों को होता है, कई सारे लोगों को गणित पढ़ती है समझ में नहीं आते, कई सारे लोगों को केमिस्ट्री समझ में नहीं आती, कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको इतिहास अच्छा नहीं लगता। वो क्या राजा महाराजा घोड़े गाड़े, मतलब दिन भर यही नहीं समझ में आता, मतलब उनका इंटरेस्ट उसमें नहीं होता है। तो आप लोगों को अपने लक्ष्य को तय करने के लिए सबसे पहले अपना इंटरेस्ट जानिए। अगर आप पेंटिंग अच्छी करते हैं तो कोशिश करिए कि पेंटिंग में जाएं। अगर आप हिस्ट्री अच्छी पढ़ते हैं तो कोशिश करिए कि हिस्ट्री के लेक्चरर या IAS या
कहीं और जाकर के करियर बनाएं। मैथमेटिक्स अच्छा है तो मैथ में जाइए, जो आपका इंटरेस्ट का एरिया है। कई बार हमारा जो परिवेश है उसमें ऐसा माहौल बना देते हैं कि बच्चे दो ही काम कर सकते हैं, या तो डॉक्टर या तो इंजीनियर। आमतौर पर ये लगता है कि या तो इंजीनियरिंग करेगा या डॉक्टर बनेगा, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि सारे बन जाएंगे और सारे लोगों में उस चीज का इंटरेस्ट होगा। पड़ोस में किसी बच्चे ने बीटेक कर लिया, उसके दूसरे के बच्चे के माँ बाप फोर्स करते हैं कि तुम भी बीटेक करो। अगर गलती से किसी के 10th में 80% 90% नंबर आ गए और 12th में 80-90% आ गए, तो तुरंत उसके माँ बाप बोलेंगे अब तुझे इंजीनियर बनेगा, अब तुझे बच्ची डॉक्टर बनेगी। और आपको पता है अभी आज का जो समय है उसमें अंधाधुंध नंबर आते नहीं है। तुम पहले नहीं आते थे, हमारे तो 60 भी नहीं आए, और जो पुराने लोग बैठे इनके 40-40 होंगे बस, है ना। तो नंबर से डिसाइड नहीं होता है, इंटरेस्ट से डिसाइड होता है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है। उसी सब्जेक्ट को लेकर के आप आगे जाइए, कैरियर के रास्ते हर जगह से खुल जाएंगे। पहली चीज। उसके बाद आपको क्या करना है, अपना हमने लक्ष्य तय कर लिया कि साहब हमें इस फील्ड में जाना है, उसके लिए संसाधन इकट्ठा करिए, अपने पेरेंट्स को कन्विंस करिए, माता पिता को मनाइए कि हमें इसको पढ़ने के लिए व्यवस्था करें, कोचिंग लगवाएं, ट्यूशन लगवाएं, किताबें दें, नोट्स दें, ये सारी चीजें आप अरेंज करिए और मेहनत करिए। ठीक। बहुत सारी जगह पर गाइडेंस नहीं मिल पाती है, आपके पास में डिवाइस है, यहाँ से बहुत सारी नॉलेज आपको मिल सकती है, या बहुत सारे सेंटर्स हो सकते हैं, आपके सीनियर लोग हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, उनकी हम लोग हेल्प लें। आगे कैरियर में आपके सामने कुछ चीजें ऐसी हैं जो आज की हमारी पढ़ाई में जरूरी है, उनके बिना किसी भी फील्ड में हम बहुत अच्छा नहीं कर पाते। विशेषकर मेरा सभी बच्चों से कहना है कि उन चीजों को आप अभी से अच्छा करें। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं आपसे कहूं कि आपको किसी प्राइवेट कंपनी में जाके जॉब करना है, या आपको डॉक्टर बनना है, या आपको आईएएस बनके जिला चलाना है, तो कौन सी लैंग्वेज है जो आपको आनी चाहिए? इंग्लिश। बिना इंग्लिश के हम डॉक्टर नहीं बन सकते, बिना इंग्लिश के हम एग्जाम नहीं निकाल सकते। ग्रामीण क्षेत्रों में आमतौर पर बच्चे इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के बहुत सीरियस नहीं होते हैं, और ये बाधा बनती है जब आप इंटर करने के बाद जीएनएम करने, नीट की तैयारी करने, आईआईटी की तैयारी करने, सीए की तैयारी करने, आईएएस की तैयारी करने जाते हो, तो एक बहुत बड़ी अड़चन बनती है कि हमें इंग्लिश नहीं आती है, किताबें इंग्लिश में हैं, सिलेबस इंग्लिश में है, बहुत सारी चीजें इंग्लिश लैंग्वेज में होती हैं, बच्चे नहीं पढ़ पाते। तो जो चीज हमारी कमजोरी है, इसका मतलब है जब तक हम उस पर विजय हासिल नहीं करेंगे, हम अपना कैरियर नहीं बना सकते। तो कितने लोगों को इंग्लिश में समस्या है, ईमानदारी से बताओ? सबको ही होती है, कुछ बता नहीं रहे। अभी मैं पूछूंगा तो कहेंगे सर हमें नहीं आता, है ना। तो आपको अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को इंप्रूव करने का मैं तरीका बता रहा हूं, क्योंकि ये आपको बहुत सारे कंपटीशन में फेस करनी पड़ेगी लाइफ में। और अगर आप अभी से अच्छी नहीं करोगे तो जब आप बड़े हो जाओगे, आपकी शादी हो जाएगी, आपके बच्चे हो जाएंगे, वो आपको परेशान करेंगे, वो पूछा करेंगे, क्योंकि वो तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे और आपको इंग्लिश आती नहीं है, फिर दिक्कत होगी। तो आगे समस्याओं से बचने के लिए बेहतर है अभी से उसको सीखा जाए। इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे जरूरी होता है उसकी वोकैबुलरी को समझना, वर्ड्स मीनिंग जिसको हम कहते हैं। गांव के स्कूल में पढ़ाते हैं ना शब्दार्थ, ये शब्द ये इसका अर्थ। जैसे कोई शब्द है नभ, नभ का अर्थ क्या होता है? नभ का अर्थ आकाश, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा नभ क्या है। व्योम, अंबर, ये आकाश के पर्यायवाची है ना। तो हिंदी में ही हम इतने उलझ रहे हैं, इंग्लिश पूछ ली तब क्या होगा, तो समस्या और गंभीर हो जाएगी। इसका मतलब है कि वोकैबुलरी जो होती है, जो वर्ड्स होते हैं, इससे भाषा बनती है। और लैंग्वेज को अच्छे तरीके से सीखने के लिए हमें शब्दों के अर्थ पता होने चाहिए। उसके लिए इंग्लिश लैंग्वेज की मैगजीन या इंग्लिश के न्यूज़पेपर या इंग्लिश के न्यूज़ जो टीवी पर आते हैं, वो हमें रोजाना देखने चाहिए, पढ़ने चाहिए,
और 10-12 नए वर्ड सीखने चाहिए पर डे। अगर 10-12 नए वर्ड कोई बड़ी चीज नहीं है, वो आप क्या हुआ? तो हम लैंग्वेज अच्छी कर सकते हैं। अब देखो गांव में क्या होता है, गांव का माहौल ऐसा होता है कि अगर आप ठीक से हिंदी बोल रहे हो ना तो भी लोग हंसते हैं। या हमारे गांव के कुछ बड़े बूढ़े लोग बैठे हुए हैं, अगर 2 लड़कियां इधर जा रही हो रास्ते पर और वो कहे कि रजनी चलो आज डिवाई चलते हैं और वहां से कुछ सामान लेके आएंगे, तो हमारे गांव के बड़े बूढ़े देख के बोलेंगे जिम मोड़ी बड़ी अंग्रेजी बोल रही है। जबकि वो अंग्रेजी नहीं बोल रही है, वो ये नहीं कह रही चल रजनी चल रही ना डिवाई चल रहे हैं, तो वो तो समझ में आता है। लेकिन अगर उसने बोल दिया कि चलो रजनी डिवाई चलते हैं घूमने, तो मतलब हमारे परिवेश में भाषा को लेकर के एक कैजुअल रवैया है जिसके कारण हम लैंग्वेज नहीं सीख पाते। अब आपको देना है मान लो आईएएस का इंटरव्यू, वहां जा करके आप जितो मुझे हाथ ना ये नहीं बोल सकते हो। अगर आपको नहीं आता तो भी आप बोलोगे कि सर सॉरी सर मुझे नहीं आता। और अगर वो इंग्लिश में पूछ रहा है तो आपको बड़ा पोलाइटली बोलना पड़ेगा सॉरी सर आई डोंट हैव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? तो इसका मतलब है कि इन लोगों की बातों में मत आना, ये तो कहते ही रहेंगे, तो कब से कह रहे हैं। आप लोग अपनी लैंग्वेज अच्छी करिए और विशेष करके इंग्लिश लैंग्वेज की जो वोकैबुलरी है और बेसिक ग्रामर के रूल्स अच्छे करिए, बहुत काम आपको आएगा। दूसरा, हर कंपटीशन एग्जाम में और आपके जीवन में जनरल नॉलेज बहुत आती है, जीके। जैसे मैं अगर एग्जांपल के रूप में पूछूं कि उत्तर प्रदेश के गवर्नर का नाम क्या है, कितने बच्चों को पता है? द नेम ऑफ द गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश। खड़े हो जाओ बेटा। क्या? आनंदीबेन पटेल। क्लैपिंग, ताली बजानी। अब किसी को पता नहीं है और कल को आपको जाना है एग्जाम देने बीएड का, मास्टर बनना है। अच्छा, तो इसका मतलब इंग्लिश की जरूरत है। तो आप जब बीएड का एग्जाम देने जाओगे या एसएससी का एग्जाम देने जाओगे तो आपसे सवाल ऐसे ही पूछे जाएंगे। इवन कुछ भी आप अपने जीवन में करोगे, हर समय जीके आपका पीछा करेगी, जनरल नॉलेज आपसे पूछी ही जाएगी हर एग्जाम्स में। तो आप उसको कोशिश करिए अखबारों के माध्यम से, ये जीके की बुक्स के माध्यम से पढ़ते रहें। और खास करके बड़े जो एग्जाम्स होते हैं आईएएस पीसीएस वगैरह, वहां तो पूरा का पूरा जो सिलेबस है उसका 70% केवल जीके है। अगर आप दूसरे फील्ड में भी जाना चाहते हैं वहां भी आपको काम आएगा। अब ये जनरल नॉलेज जीके हम कहां से पढ़ते हैं, कोई आइडिया दे सकता है? जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि सत्यमेव जयते सुना है आप लोगों ने? एक सीरियल भी आता था टीवी के, सब पता होंगे आप लोगों को। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है बताओ? तुम बैठ जाओ, तुमसे बाद में पूछेंगे। आप में से कोई बताओ। अशोक चिन्ह के नीचे लिखा हुआ है, लेकिन वो सबसे पहले कहां से लिया गया है? वंदे मातरम। इनको भी नहीं पता। तुम्हारा नाम क्या भाई? जोर से बोलो, आवाज नहीं आई, जोर से बोलो। उसमें तो बोल देते हैं। तो इन्होंने कहा मुंडकोपनिषद। आप लोगों में से किसी ने पढ़ा नहीं होगा अभी, डरना मत। मुंडकोपनिषद में से लिया गया है सत्यमेव जयते। अब देखो क्या है, अगर मैं ये कहूं कि ये हमें कहां से पढ़ने को मिलेगा, तो आप कहोगे कि भैया ने बताया था मुंडकोपनिषद से, पापा मुंडकोपनिषद ले आओ। अब पापा जहाँ से साइकिल लेके गए तो डिवाई नहीं मिला। उन्होंने कहा कहाँ मिलेगा? दिल्ली जाओ। पापा दिल्ली गए, ढूंढते रहे पूरे दिन बाजार में, शाम को जाके मिला मुंडकोपनिषद, लेके आए। अब वो संस्कृत में है। अब ना तो पापा की समझ में आ रहा, ना बच्चे की समझ में आ रहा। अब सवाल है कि ये पढ़ने को कहाँ मिला? जब आप 9th क्लास की हिस्ट्री की किताब पढ़ेंगे, 9वीं क्लास की प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे। सिंपल 9वीं क्लास की प्राचीन भारत के इतिहास की किताब में लिखा हुआ है वैदिक सभ्यता। चैप्टर का नाम क्या है? वैदिक सभ्यता। उसी में आपको ये कहीं लिखा मिल जाएगा।
मैंने इसलिए पूछा कि ये आईएएस में आया था, तो कहां से मिल गया? 9वीं क्लास की किताब से। तो हमको मुंडकोपनिषद और पुराण और वेद पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो हमारी अपनी किताब है हमको यही पढ़नी है। तो अगर आपको अपना जनरल नॉलेज अच्छा करना है तो 9th 10th 11th 12th की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जिसको हम लोग सिविक्स बोलते थे, नागरिक शास्त्र, इकोनॉमी, सोशियोलॉजी और 9th और 10th की साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये पढ़ना है। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में तो आ रहा है ना? पक्का? ठीक है। ये किताबें अगर हम पढ़ लेंगे तो हमारा जनरल नॉलेज बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसे अगर कोई ये पूछता है कि भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताओ, तो हमारा उत्तर है नील नदी। नील नदी भारत में किधर है? यही बैठे हो किनारे पर। गंगा नहीं, आधों को पता है भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा, लेकिन ये तो अब आपको पता चल गया। ठीक है। अगर सवाल को थोड़ा सा घुमा दे, जैसे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट। लेकिन इंडिया के अंदर भारत में माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। भारत में जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है? हिमालय तो पर्वत है, चोटी K2। पूरा नाम बताओ। सही जा रहे हो, सही जा रहे हो बेटा। K2 गॉडविन ऑस्टिन, ये उसका नाम है जो भारत में सबसे ऊंची चोटी है। अब देखो इसका जवाब आपको कहां से मिलेगा? जब आप 7वीं क्लास की या 6ठी क्लास की भारत का भूगोल पढ़ोगे। लेकिन यही आईएएस में आ सकता है, पीसीएस में आ सकता है, बीएड में आ सकता है। तो जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान अच्छा करने के लिए आपको 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं क्लास की ये किताबें पढ़नी है। यही आता है कि अशोक किस वंश का राजा था, अकबर के दरबार में कौन से नौरत्न थे, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, यही सब आता है। क्लियर? तो जनरल नॉलेज से डरने का नहीं, पढ़ने का। पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। क्लियर? एक और जो चीज है आज के समय में जो पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, दैट इज द नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। ये बहुत आता है। आप बैंक में जाओ, पुराने लोग बैंक में जाते तो क्या होता था? एक काउंटर पे गए, पहले तो भरना ही नहीं आता था, भरवा दिया किसी से, फिर अंगूठा लगाया, फिर जमा किया, उसने बोला नहीं काउंटर नंबर 5 पे चले जाओ, 5 वाला सो रहा है, ने 2 घंटे बाद आना, फिर उसको दिया, 2 घंटे इंतजार किया। ये होता था पहले। उसके बाद चलो ठीक है तुम्हारा चेक जब वो जमा हो गया, अब तुम कल आना पैसा लेने। बेचारा किसान परेशान होकर जाता था अगले दिन, तब उसको पैसे मिलते थे। आज आप बैंक में जाओगे, आज तो सबके अकाउंट है, छोटे बच्चों के अकाउंट से आप बैंक में जाओगे, स्लिप दोगे, खटाक से एक आदमी बैठा होगा सिस्टम पे, हाँ भाई तुम्हारे खाते में 2500 रुपए हैं, कितने निकालोगे? 500। लो निकलो, हो गया काम। ये काम आसान कैसे हुआ? टेक्नोलॉजी से। तो केवल बैंक में नहीं है, एसडीएम के दफ्तर में जाओगे जाति प्रमाण पत्र बनवाने, तो वो भी क्या फटाक से कंप्यूटर से बना करके आपको देगा। किसी भी ऑफिस में आप जाओगे, हर जगह, प्राइवेट सेक्टर है, सरकारी ऑफिस है, हर जगह क्या है? सारा काम किस पे होता है? कंप्यूटर पे। तो आप सभी लोगों के पास तो सुविधा है। आपके गांव से 1 किलोमीटर है डिबाई, और डिबाई के अंदर कम से कम नहीं तो कितने सारे कंप्यूटर सेंटर होंगे। हर लड़के, हर लड़की, हर बच्चे को 1 साल का मिनिमम कंप्यूटर कोर्स करना चाहिए। पता है दिल्ली में जो नौकरी करने जाते हैं ना, नोएडा वगैरह में, प्राइवेट कंपनी में, तो उनको बोलता है हमें रख लो। क्या आता है? जो चाहो वो करवा लो हमसे न। चलो ठीक है, कंप्यूटर पे एक एप्लीकेशन लिख के लाओ। ये नहीं आती, बटन डलवा लो, गेट बंद करवा लो, ये कर लेंगे। लेकिन मैंने कहा काम किस पे हो रहा है? सारा कंप्यूटर पे। तो भैया तुम जाओ, तो उसको नहीं रखेगा। यानी आज की आवश्यकताओं के अनुरूप हमारी नॉलेज, हमारी एजुकेशन होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हमें सीखनी चाहिए। दूसरी एक पढ़ाई से जुड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं। कितने बच्चों को परेशानी होती है चीजों को भूल जाने में, मतलब याद करते हैं लेकिन भूल जाते हैं। मुझे होती है, मुझे होती है, मुझे होते हैं। अब मैं बताऊं आपको, हम लोग आगरा पढ़ते थे, तो मतलब मैं भी गांव से ही हूँ, मुझे
तुम समझ रहे हो ना, गांव की भाषा बहुत बढ़िया बोलता हूँ। तो हम लोग आगरा पढ़ते थे, तो हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, तो गांव से गए थे, तो वैसे ही बोलते यार भूख लग रही है, रोटी लिया, ऐसे ये सब बोलते थे। तो एक दिन जमीर जागा, हमने अपने दोस्तों में चर्चा की कि भाई आज से अच्छे तरीके से बात क्या करेंगे, गांव की भाषा छोड़ के शहरों में जो लोग बोलते हैं ऐसे बोला करेंगे। तो हमारा एक साथी था, एक फ्रेंड था, उसके बड़े वाले भाई आए घूमने के लिए, तो वो घूम के घी दे करके और आटा दे के चले गए। तो दूसरा आया घूमते घूमते, तो उन्होंने पूछा कौन आए थे भाई? अरे तुझे पता है जाको भाई साहब आए हो। मतलब हम क्या फ्लो में लेके नहीं आ पाते, अंदर से मन तो करता है जैसे इसने बोला ये होता है। तो आपको क्या करना है, इसको ना रिफाइन करना है, इसको रिफाइन करना ये बहुत काम की चीज है। आप देखो गांव में रहने वाला जो बच्चा है वो अगर MA BA कर लेता है वो भी मंच पर नहीं बोल पाता है ना, दिक्कत होती है। लेकिन शहरों में जो बच्चे पढ़ते हैं, सेकंड में पढ़ता है, थर्ड में पढ़ता है, या खड़ा कर दो, इंग्लिश में बोलता है सीधा। क्यों? क्योंकि उनको मौका मिलता है अपने आप को एक्सप्रेस करने का, और ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। गांव में क्या होता है, गांव के कल्चर में लोग झिझकते हैं, इसलिए बहुत सारे बच्चे नहीं बोल पाते हैं। आप लोगों के लिए मेरा सजेशन है कि जब भी आपको मौका मिले, यू हैव टू शो योरसेल्फ, आप अपने आप को एक्सप्रेस करो, प्रेजेंटेशन के माध्यम से, कविता के माध्यम से, या कोई एक्टिंग आपको आती है, कुछ भी ऐसा है, आप बोलना सीखो अच्छे तरीके से, ठीक? ये चीजें आपको बहुत काम आएगी। तो हम बात कर रहे थे याददाश्त की, मेमोरी की, है ना? चलो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा कि हम कैसे चीजों को याद कर सकते हैं। आपका गांव से डिवाई 1 किलोमीटर दूर है, कितने लोग साइकिल से जाते हैं? साइकिल से जाते हो? आप साइकिल से डिवाई जा रहे हो, ठीक है? रास्ते में कोई साइकिल से जा रहा है, कोई पैदल जा रहा है, कोई कुछ, ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलते हैं डिवाई तक, वापस आते भी मिलते होंगे। आप इधर से साइकिल से जा रहे हैं, उधर से कोई साइकिल से आ रहा है और उसने अपनी साइकिल आपके ऊपर चढ़ा दी, ठीक है? आप भी गिर गए, वो भी गिर गया, तो आप क्या बोलोगे उसको? झगड़ोगे, गाली गलौज करोगे, हो सकता है वो भी गाली गलौज करे, होगा। उसके बाद वो अपने घर, आप अपने घर चले गए, वो अपने घर चला गया। फिर 1 महीने बाद या 15 दिन बाद फिर आप डिवाई जा रहे हो, फिर आपको रास्ते में लोग मिले, आपको याद भी नहीं है कौन कितने थे, लेकिन आपको लगा यार डिवाई में गर्मा गर्म जलेबी बन रही है, ले लो। आपने जलेबी खरीदी, जलेबी खाना स्टार्ट किया, और जिसने 1 महीने आपको साइकिल से गिराया था वो भी वहीं पे लगा था। तो आप क्या देख, उसको देख के क्या बोलोगे? ये वही है, याद आ जाएगा, क्लियर? इसके जरिए मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ कि जो हम पढ़ते हैं, पढ़ी हुई चीजें हमें बहुत लंबे समय तक याद नहीं रहती, हम कभी कभी भूल जाते हैं, लेकिन उसको अगर हम लिखना शुरू कर दें तो वो हमें बहुत लंबे समय तक याद रहती है। जैसे मैंने कहा ना, साइकिल से टक्कर हो गई तो वो याद आ गया। जब हम लिखते हैं तो बहुत देर तक हमारी कलम उस पेज पर रहती है, यानी उसका जो प्रभाव है वो हमारे मस्तिष्क पर बहुत लंबी समय तक रहता है। किताब अगर हम पढ़ेंगे तो 1 पेज पढ़ा, 2 पेज पढ़े, 3 पेज पढ़े, चौथे तक पहले वाला भूलते हैं। लेकिन अगर हम लिखना शुरू कर देते हैं तो बहुत लंबे समय तक वो हमें याद रहता है, इम्पैक्ट बढ़ जाता है। तो जिन लोगों को भी याद करने की समस्या है वो अपनी पढ़ाई में पढ़ने के साथ साथ लिखना सीखें। जैसे आपको केमिस्ट्री में, जैसे मुझे नहीं आता था पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी मुझे नहीं आता था, कई केमिस्ट्री वाले लोग होंगे, तो हमें याद ही नहीं होता था, तो हम तो रट्टा मारते थे, सीधा पेज पे लिखा आयरन, निकिल, ये वो एक दिन तो एग्जाम में काम चलाने का था। ऐसा नहीं है कि वो कोई हमें कोई विशेष उससे लाभ हुआ, जैसे ही मौका मिला हमने केमिस्ट्री छोड़ दी, नहीं अपने बस की बात नहीं है। तो कुल मिलाकर के आप अगर लिखोगे तो लिखा हुआ आपको बहुत लंबे समय तक याद रहेगा। एक पेज को पढ़ने में 1 से 1.5 मिनट लगती है, 2 मिनट लगती है, लेकिन एक पेज को लिखने में 10 से 15 मिनट लगती है। तो 15 मिनट तक अगर हम किसी चीज को अगर देखेंगे तो हो सकता है वो लंबे समय तक हमारी मेमोरी में जाएगी। वो वैसे ही है कि साइकिल में और लोग निकलना है 30 सेकंड 10 सेकंड देख रहे हैं, लेकिन जिसने पीट दिया हमको, उसने 5 मिनट मारा, तो हमें याद रहेगा ना, ये कोई भाई साहब है। तो इसी तरीके से आप राइटिंग करके पढ़िए, और ये मैं आपको IAS लेवल तक का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ।
कि जो लोग आईएएस करते हैं, पीएचडी करते हैं, थीसिस वगैरह तैयार करते हैं, बड़े बड़े जो लोग होते हैं उनका पढ़ने का तरीका होता है कि वो राइटिंग पर बहुत जोर देते हैं। अच्छे स्पीकर, अच्छे वक्ता, अच्छा इंटरव्यू देने वाले, अच्छे परफॉर्मर, एग्जाम में अच्छे नंबर वही लोग लेके आते हैं जो अच्छा लिखना जानते हैं। क्लियर? चलो, इनका आप लोग ध्यान रखना। और कुछ छोटी छोटी चीजें पढ़ाई के अलावा आपको और बता रहा हूं जो आपको बहुत काम आएंगी। अभी क्या चल रहा है? कौन से त्योहार चल रहा है? नवरात्रि। नवरात्रि में क्या करते हैं आप लोग? पूजा, व्रत रहते हो। पूजा एक ही बात है, व्रत रहते हो, उपवास रहते हो, उससे क्या हमारी पढ़ाई बेहतर हो सकती है? नो। बेहतर हो सकती है? क्या हम किसी परीक्षा में सफल हो सकते हैं? मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आप व्रत रखते हो, रखते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार बोलते हैं सोमवार का व्रत रखो, अच्छा पति मिलेगा, है ना? हाँ। अब मुझे बताओ, सोमवार का व्रत रखते हो, अच्छा पति मिलेगा, आप रह गए अनपढ़। सोमवार के व्रत पूरे रखे 20 साल तक, लेकिन आप स्कूल नहीं गए, ठीक है? अब मुझे बताओ, क्या किसी ऐसी बेटी को, ऐसी लड़की को जिसने पढ़ाई नहीं की है और 20 साल तक सोमवार के व्रत रखे, उससे कोई आईएएस, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर शादी करेगा? नो। नहीं करेगा। समझ में आ गया? तो हमारे लिए क्या जरूरी है? अच्छा। पढ़ाई। अगर अच्छा पति मिलेगा तो उसके लिए हमें खुद भी अच्छा बनना पड़ेगा, होगा। यानी हमें खुद डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस बनेंगे, तभी उस लेवल का पति मिलेगा। गांव में कहानी चला दी, सोमवार का व्रत रख लो, बस हो गया काम, है ना? ऐसी ही हमारे समाज में बहुत सारी रूढ़ियां हैं, बहुत सारे पाखंड हैं, बहुत सारे अंधविश्वास हैं, और ये किसी भी समाज की सबसे बड़ी समस्या है। जैसे अभी आपने देखा होगा, नवरात्र से पहले, कुछ दिन पहले कुछ निकल के गया है, एक और त्योहार था। क्या था? कनागत श्राद्ध। श्राद्ध में क्या करते हैं? क्या करते हैं? किसको खिलाते हैं? कौवे को। क्या क्या समझ के खिलाते हैं? बाबा। हाँ। अब आप मुझे बताओ, किसी भी मनुष्य का बाबा कौवा कैसे हो सकता है? भाई मुझे पता है, मेरे दादाजी का नाम लीलाधर सिंह था। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अच्छा चलो, मैंने ये बात मान ली कि भाई आपके बाबा कौवा थे, ठीक है? हम उन्हें खाना खिलाते हैं, उनकी पूजा करते हैं उस दिन। तो बाबा की पूजा रोज करनी चाहिए कि एक दिन करनी चाहिए? लेकिन वही कौवा कनागत के बाद गलती से अगर हमारे मक्का के खेत में, मटर के खेत में आ जाए, तो बच्चे ऐसा निशाना बना के ढेरा मारते हैं कि बाबा का काम खत्म। बढ़िया। ऐसी बहुत सारी रूढ़ियां हैं और कभी कोई सवाल नहीं करता, बस मानते चले जा रहे हैं। गांव में किसी पुराने आदमी ने कह दिया कि पीपल पर भूत है, तो मानते चले जा रहा है, तो लोग उससे डरेंगे। किसी ने जानने का प्रयास नहीं किया यार भूत है भी कि नहीं भी, देखा है कि नहीं देखा है, रास्ता रोकता है कि नहीं रोकता है, पढ़ने में बाधा है कि नहीं है, कुछ नहीं, मानते चले जा रहे हैं। तो हमारे समाज में इस तरह की इतनी ज्यादा रूढ़ियां हैं, इतनी ज्यादा मान्यता है, इसके कारण से बच्चे उस लेवल की पढ़ाई नहीं कर पाते जो करनी चाहिए। तो आप सभी लोगों से मेरा एक निवेदन है, खास करके वरिष्ठ लोगों से, कि अगर आप चाहते हैं कि आपका समाज बेहतर बने, तो आप इस समाज को रूढ़ियों से बाहर निकालें। जब तक आप रूढ़ियों से बाहर नहीं निकालेंगे, तब तक क्या होगा कि शिक्षा के सारे काम पल्ले झाड़ कथा की तरह हो जाएंगे। एक गांव में पहली पूछते हैं ना कि खराब भजज्जे मेड़ बिगड़ जाए, तू छोटे बच्चे पूछते हैं ना, तो मतलब कि किसान मेड़ बना रहा है, उसके पीछे से खरगोश भाग रहा है, उसको बिगाड़ रहा है। तो हम पढ़ाई की बातें अगर करें, पढ़ लिख करके सब पढ़ने से ये होगा, पढ़ने से वो बनोगे, आपने पढ़ के एमएससी कर ली और आपको बनना है टीचर। एमएससी करने के बाद आपकी नौकरी नहीं लगी गलती से मान लो, और आपको डिवाई में एक आदमी मिल गया ताबीज बेचता हुआ, वो 5वीं तक पढ़ा है बस, वो कह रहा मुझसे ये 1000 का ताबीज ले लो, गारंटी दे रहा हूँ नौकरी लग जाएगी। तो हमारी पढ़ाई का क्या मतलब रहा कि हमने एमएससी करके एक 5वीं पास आदमी से 1000 का ताबीज ले लिया और उसने हमें समझा दिया कि तुम्हारी नौकरी लग जाएगी। नौकरी किसकी लगी? उसकी, क्योंकि वो 1000 ले गया, नौकरी का मतलब पैसे ही था, तो 1000 वो लेके चला गया।
5वीं पास आदमी ने पैसे कमा लिए पाखंड के नाम पर, और एमएससी वाला उसको दे के आ गया कि बाबा जी ताबीज दे गए, अब नौकरी पक्की मिली जाएगी। ऐसे न जाने कितने लोग इन्हीं कर्मकांडों के आधार पर, इन्हीं पाखंडों के आधार पर लोगों को मूर्ख बनाते हैं, और ये सबसे बड़ी समस्या है। इसी कारण आप देखोगे आपके अपने परिवेश में आपको साइंटिस्ट नहीं मिलेंगे। आप देखो किसी भी गांव में जाकर के वैज्ञानिक की पढ़ाई करते हुए बच्चे नहीं मिलेंगे, आपको अच्छे इंजीनियर्स नहीं मिलेंगे, आपको अच्छे आईएएस पीसीएस नहीं मिलेंगे। आप अपने गांव में ढूंढना, नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि हम साइंटिफिक अप्रोच पर ध्यान नहीं देते। किसके कारण से? इसी रूढ़िवादिता के कारण से। तो मेरा आप सभी लोगों से, बच्चों के लिए विशेष करके ये सजेशन है कि आप लोग बाहर निकलो। भागवत होती है आप क्या भंडारे होते हैं, जाते हो? क्या मिलता है? पूड़ी। बस पूड़ी के बाद काम खत्म। क्या आपको भंडारे में किसी ने ये कहा कि बेटा जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री पढ़ोगे तो नीट में सेलेक्ट हो जाओगे? नहीं कहता ना, नहीं कहता। तो आप सभी लोगों को, खास करके बच्चियों को, बहुत जल्दी इसमें वो इन्वॉल्व होती हैं, क्योंकि वो घर का परिवेश है। जैसे मम्मी अगर किसी चीज को मानती चली आ रही है, दादी मानती चली आ रही है, तो बच्चियां भी उसको फॉलो। जैसे मैंने कहा मंडे का फास्ट, तो क्या लॉजिक था भाई, सोमवार का व्रत, अच्छा पति, क्या जरूरत है आईएएस पीसीएस करने की? और ये दिमाग में भर दिया। अब मैं आपको बताऊं, अभी जो सीजन चल रहा है नवरात्र का, इसमें पूरा 9 दिन रहेंगे। उसके बाद एक उस समय भी आता है, मतलब अप्रैल के महीने में। अप्रैल के महीने में जबरदस्ती एक कल्चर में कहा जाता है कि भैया व्रत रखो, सारी लड़कियां औरतें व्रत रखती है 9 दिन का। और उसी समय हाई स्कूल के इंटर के एग्जाम होते हैं, बीए के एग्जाम होते हैं। आपको पता है कि अगर आपका पेट खाली है तो आपका सिर में दर्द होगा, आप बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम में नहीं लिख पाएंगे। और हमें क्या सिखाया जा रहा है कि बेटा देवी आकर के सब कर जाएगी, और वही बच्चे फेल हो जाते हैं। तो इस तरह की चीजें जो इररिलेवेंट है, नॉन साइंटिफिक है, आप लोगों को इनसे थोड़ा सा दूर रह करके फोकस करना चाहिए कि भाई मैं प्लेन कैसे चलाऊं, पायलट कैसे बनूं, आईएएस कैसे बनूं, डॉक्टर कैसे बनूं, इंजीनियर कैसे बनूं। आपको देखा कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति थी। तो इस देश को चलाने वाले सबसे बड़े पदों पर महिलाएं पहुंच चुकी हैं, और हमको सिर्फ अभी तक किसी में फंसा के रखा गया कि व्रत रख लो काम हो जाएगा। हो सकता है क्या ऐसे? किरण बेदी का नाम सुना? आईपीएस थी, ऐसे बन जाओगे क्या? नहीं बनोगे ना, पढ़ना पड़ेगा। तो आप सभी लोग मेहनत कीजिए, और इन सारे जो कर्मकांड हैं इनको अवॉइड कीजिए। देखो, आपका जो नॉलेज है यही आपकी पावर है, जो आपका ज्ञान है यही आपकी शक्ति है। अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तो कोई भी आपको मूर्ख बना सकता है, और अगर आपके पास ज्ञान है तो आप दुनिया की वो सब चीजें हासिल कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। और इसका मौका आपको केवल विद्यार्थी जीवन में मिलता है, जब तक आप स्टूडेंट हैं। अगर एक बार शादी हो गई फिर तो घर में जाकर आपको वही करना जो वहाँ होता है। तो स्टूडेंट लाइफ में ही आपके पास अवसर है वो सब बनने का। आप लोग इस समय को मत गंवाइए, इसका अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन करिए, और बड़े बड़े सपने देखिए कि हाँ हमें ये बनना है। और एक बार अगर आप उस दिशा में चल पड़े तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। क्लियर? और बाकी किससे दूर रहना है? कर्मकांड, पाखंड, अंधविश्वास। बेटा ये मम्मी कभी नहीं कहेंगे जो दूर रहो, पापा कभी नहीं कहेंगे, बाबा कभी नहीं कहेंगे, तो मानते चले आ रहे हैं। उन्हें तो पक्का यकीन है पीपल पर भूत है, वो सदियों से मान रहे हैं। लेकिन आप लोगों को खुद सोचना होगा कि उससे नहीं होगा। अगर एग्जाम टाइम में आप पढ़ाई नहीं करोगे तो गारंटी है कि नंबर नहीं आएंगे। परीक्षा के समय अगर आप नहीं पढ़ोगे तो नंबर नहीं आएंगे, ये बिल्कुल फैक्ट है। अब कोई ये कहे कि भाई आप ये कर लो, ये तंत्रा मंत्रा कर लो, ये कर्मकांड कर लो, आप आईएएस बन जाओगे। आईएएस बनने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है ग्रेजुएट। कौन आईएएस का पेपर दे सकता है? जिसने ग्रेजुएशन किया हो, बीए किया हो, बीकॉम किया हो, बीएससी किया हो, बीटेक किया हो, बीबीए किया हो, वही दे सकता है। और हमने अपने बेटे को हाई स्कूल में पढ़ाई छुड़वा दी और लगा दिया कि बेटा तू जो है सोमवार को ये कर, मंगलवार को ये कर, आईएएस बन गया। ग्रेजुएशन ही नहीं करी है तो आईएएस बनना तो दूर है, आईएएस का फॉर्म भी नहीं भर सकता। तो क्लियर? कुछ चीजें पहली बार सुनी आज, खराब लगे ना? खराब लगे? नहीं लगी? चलो ठीक है, फिर आपको समझ में आया तो फॉलो कीजिए। और
जो भी वरिष्ठ लोग यहाँ बैठे उनसे मेरा निवेदन है कि प्लीज आप सोसाइटी इन चीजों से बाहर निकालिए। जब तक आप इन चीजों से बाहर नहीं निकालेंगे, मैं आपको हमेशा एक उदाहरण देता हूं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। आपको पता है कि भारत की हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो इतिहास रहा है, इसमें बहुत सारे लोगों को पानी पीने का, पढ़ने का अधिकार नहीं था। पता आपको? जिन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में पढ़ा उनको मालूम होगा इतिहास के बारे में कि इस देश में ऐसी व्यवस्था थी कि बहुत सारे लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, तालाब से पानी पीने का अधिकार नहीं था, सड़कों पर चलने का अधिकार नहीं था। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अब देखो क्या हुआ, अंबेडकर ने सबको अधिकार दिया पढ़ने का, संविधान लिखा, सबको पढ़ने का अधिकार दिया, सबको सड़कों पर चलने का अधिकार दिलवाया, सबको पानी पीने का अधिकार दिलवाया, सबको शिक्षा का अधिकार दिलवाया। और जब सबको शिक्षा का अधिकार मिला तो आपको पता होगा कि आज भारत के राष्ट्रपति उसी समाज से हैं। ये पावर है एजुकेशन की, ये शक्ति है शिक्षा की। और हम गांव में कूप मंडूक की तरह अंधविश्वास पाखंडों में इतने जकड़ गए कि 2021 आ गया, 1947 में देश आजाद हुआ, आज भी हम शिक्षा का महत्व नहीं समझ पाए। तो मैं आपके गांव की जो युवा टीम है, इसको पूरे गांव को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि आप सब लोगों ने मिलकर के शिक्षा के लिए एक पुस्तकालय, कोचिंग की व्यवस्था या आरंभ की है। और सभी गांव के लोगों से मैं कहता हूं कि भैया कथा कांवड़ भंडारे पता नहीं क्या जगराता आप करवाते हो, लाखों रुपए फूंक देते हो, दारू शराब में, जुए सट्टे में लाखों रुपए फूंक देते हो, उसका कोई परिणाम आपको नहीं मिलता है। अगर आप 10-20 हजार रुपए इकट्ठे करके भी लोगों को, बच्चों को पढ़ाओगे तो आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि ये बच्चे आगे चल के डॉक्टर, इंजीनियर, IAS बनेंगे। ये हम जब तक अपनी सोच में बदलाव नहीं लाएंगे, हमारा समाज प्रगति नहीं करेगा। और आपको बर्बाद करने वाले, आपको बहकाने वाले, आपको बेवकूफ बनाने वाले बहुत लोग आएंगे, लेकिन आपको शिक्षा अकेला ऐसा माध्यम है जो आपके जीवन को आगे लेके जाएगा। ये आपकी खुद की सोच है, जिस दिन आपने उसे अपना लिया, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और हमारा जो धन है वो हमारे बच्चे हैं। अगर किसी समाज के बच्चे शराबी हैं, किसी समाज के बच्चे जुआरी हैं, बर्बाद समाज। किसी समाज के बच्चे अनपढ़ हैं, समाज बर्बाद। आप चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते। अगर आपके पास 500 बीघा जमीन भी है और आपके बच्चों को शराब की लत लग गई तो आप ये मान के चलिए कि आपके बूढ़े होते होते बिक जाएगी आपकी आंखों के सामने। और अगर आपने उसी 500 बीघा जमीन से अपने बच्चों को, एक को डॉक्टर, एक को इंजीनियर बना दिया, तो हो सकता है 500 बीघा की आपके पास 2000 बीघा भी हो जाए। बहुत बड़े। ये उस शिक्षा की ताकत है। तो आप लोग इसके महत्व को समझिए। और मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने सोचा वो पीछे वाले चले जाएंगे, लेकिन वो गए नहीं। उनके काम की चीजें हैं। और सोसाइटी का रिफॉर्म हमेशा महिलाओं से होता है। समाज तभी बदलता है जब वीमेन एजुकेटेड होती हैं, महिलाएं शिक्षित होती हैं। तो बच्चों को बेसिकली बच्चों को जो भी संस्कार हम देते हैं उसमें 80-90% महिलाओं का हाथ होता है। मतलब महिलाएं ही सिखाती हैं। अगर हमारे समाज की गर्ल्स एजुकेटेड होंगी तो वो अपनी फैमिली अच्छे से चलाएंगी और कल को जाके जिस परिवार में जाएंगी उस परिवार को बेहतर तरीके से चलाएंगी। गांव में क्या है, हाई स्कूल इंटर करते सोचते हैं लड़की की शादी कर दो, लड़का घूम रहा है ऐसे ही, पढ़ भी रहा तो भी घूम रहा है। तो लड़कियों की शिक्षा को लेकर के प्रायोरिटी नहीं है, इस कारण से समाज पिछड़ता है। आप लोग हमेशा इस बात को ध्यान में रखें। अभी IAS का रिजल्ट आया, 20 टॉप 20 में 10 IAS लड़कियां बनी है। तो किसी भी मामले में कम नहीं है, गर्ल्स किसी भी मामले में कम नहीं है। और गांव के लोगों को अपनी इस मानसिकता को बदलना होगा कि हम लड़कियों की शिक्षा की जो अपेक्षा करते हैं, बेसिकली हम उसके भविष्य को बर्बाद करते हैं। क्योंकि अगर हमारी अनपढ़ बेटी जाएगी तो किसी न किसी ऐसे परिवार में जाएगी जहां उसे कंप्रोमाइज करना पड़ेगा और उसके कारण वो बेचारी पूरी जिंदगी परेशान होती है। और अगर हमारी बच्ची पढ़ लिख करके अच्छे पद पर पहुंच जाए, अपने पैरों पर खड़े हो जाए, उसके बाद अगर वो किसी परिवार में जाएगी तो अपने जीवन को बेहतर तरीके से और अपने अनुसार जिएगी। तो मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि सब लोग शिक्षा पर सहयोग करें, एक दूसरे का, बच्चों को पढ़ाएं। आपके यहाँ हमारी टीम आएगी। किसी बच्चे को IIT, IAS, PCS, नीट की तैयारी के सिलसिले में कोई सहायता चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए, कोई कोचिंग चाहिए, तो हम प्रयास करेंगे कि
जानकारी और काउंसलिंग तो आपको निःशुल्क मिलेगी, बिल्कुल फ्री दिलवाएंगे किसी भी बच्चे के लिए। अगर कोचिंग वगैरह करनी है दिल्ली कोटा में, वहां भी हम प्रयास करेंगे कि कम से कम पैसे में आपके बच्चे इस गांव से निकल के दिल्ली कोचिंग कर पाए, अगर एक बार आप हमारी टीम को बता देंगे। और बाकी आईएएस वगैरह तमाम चीजों पर फ्री सेमिनार हम लोगों लक्ष्य की तरफ से आपको मिलेंगे। बस मेरा आपसे कहना है कि जैसे आप रात में रसिया देखने और क्या क्या देखने पहुंच जाते हो ना, पूरा गांव का गांव, उसके बजाय एजुकेशन प्रोग्राम में भी जाना शुरू कर दीजिए, काफी चीजें बदल जाएंगी। क्लियर? कुछ समझ में आया? तो चलिए, समय भी हो रहा है और हमें दिल्ली पहुंचना भी है। आप सब लोगों ने इतना महत्वपूर्ण समय एजुकेशन के लिए दिया। गांव ने एक पहल की है, कृष्णा लोधी, राजकुमार लोधी जी, हमारी पूरी जो टीम है, हमारे सोमीर जी, सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, और उन सभी गांव वालों को भी और इन सब बच्चों को जो इसके सहभागी बने हैं। आज आप 20% लोगों ने बीड़ा उठाया है, कल को 80%, 90% लोग भी इस अभियान से जुड़ेंगे। अपने गांव को, अपने परिवार को, अपने घर की बच्चियों को शिक्षित करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, अपने समाज को, अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे। ऐसी मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद सर। अभी इस महायज्ञ में इस पुस्तकालय के लिए कुछ महान भावों ने दान दिया है। उसमें इंजीनियर देवेंद्र सिंह NAPP नरोरा 500 रुपये, श्री नेमपाल सिंह जी हिम्मतगढ़ी कल्याणपुर 500 रुपये, श्री दिनेश सिंह दिल्ली 1000 रुपये आज तक वालों ने दिए हैं इस लाइब्रेरी के लिए। उन सभी महान भावों के लिए हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। इस युवा समिति की तरफ से, लक्ष्य समिति की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं युवा समिति की तरफ से पुरुषोत्तम जी को आमंत्रित करूं, उससे पहले मैं 4 पंक्तियां आपके बीच में पढ़ना चाहूंगा। वो समाज की सीख के लिए है, क्योंकि हम में बहुत मनमुटाव, भेदभाव रहते हैं। जब तक हम उनको नहीं बिठाएंगे, हम अपने समाज को आगे नहीं बढ़ा सकते। उसी श्रृंखला में ये पंक्तियां मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, क्योंकि अभी प्रतिभा सम्मान समारोह हमारे माननीय मुख्य अतिथि जी, हमारी जो प्रतिभाएं हैं हमारे बीच, जो युवा पढ़ने वाले बच्चे और बेटियां हैं जिन्होंने 60% अंक से अधिक प्राप्त किए हैं, उनको सम्मानित किया जाएगा। इस महायज्ञ में श्रीमती विमलेश लोधी जी दिल्ली से 500 रुपये देती हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। इस महायज्ञ में जिन्होंने भी अपनी कमाई से जो दान दिया है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे इसी श्रृंखला में समृद्धि पेस्टिसाइड कंपनी के डायरेक्टर श्री राजपाल सिंह जी इस पुस्तकालय के लिए 500 रुपये दान देते हैं, उनके लिए हृदय से धन्यवाद। युवा समिति की तरफ से और लक्ष्य समिति की तरफ से सभी दानदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ सब द्वेष तजे मिल प्रेम करें निज जाति से, सब द्वेष तजे मिल प्रेम करें निज जाति की सेवा को ध्यान धरें, समाज की उन्नति होगी तभी ऐसे नर चतुर सुजान बने। अज्ञान हटे शुभ ज्ञान बढ़े, जग में फिर कुछ काम करें, जाग